अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। मिर्च की फसल की अच्छी पैदावार हेतु आवश्यक कार्य। अच्छी पैदावार हेतु मक्के की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। अपने प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने फरवरी माह में मिर्ची की रोपाई की थी, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है और इस समय फसल में जल और खाद प्रबंधन के साथ साथ हानिकारक कीटों की रोकथाम करना भी जरूरी होता है। इन प्रबंधनों में लापरवाही करने पर फसल को काफी नुकसान होता है, इसलिए मिर्ची की फसल में इन प्रबंधनों को कैसे और कब करना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला पटना के कृषि वैज्ञानिक अनुराग मौर्य। मिर्च की खेती के लिए किसान भाइयों से मैं कहना ये चाहूँगा कि हम मिर्च की खेती करते हैं, उसमें खरपतवार बहुत ज़्यादा लगते हैं। मिर्ची की फसल में रोपाई के बाद विभिन्न खरपतवार उगाते हैं जो कि मुख्य फसल से पोषक तत्व एवं सिंचाई जल के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे फसल का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता। और इतना ही नहीं, ये खरपतवार हानिकारक कीट और रोगों की शरण स्थली का कार्य भी करते हैं। तो आप इन खरपतवारों की रोकथाम कैसे करें, आइए जानते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, शुरू से ही जैसे ही हम रोपाई कर दें और एक सप्ताह बाद घास उस निकलना चालू होते हैं, तो शुरू से ही हम उसका मैनेजमेंट करते रहें, घास को काटते रहें। 2 से 3 बार निकाई गुड़ाई प्रारंभिक अवस्था तक करनी चाहिए, यानी 45 दिन के पहले जो फूल आने का समय होता है उसके पहले 2 से 3 निकाई गुड़ाई कर देना चाहिए। किसान भाई को विशेषतौर इस बात का ध्यान देना चाहिए, जब मिर्च में फूल यानी कि फ्लावरिंग आए उस समय हमें निकाई गुड़ाई एकदम कम कर देना चाहिए, क्योंकि निकाई गुड़ाई करते समय अक्सर फूल जो है टूटने लगते हैं, तो फलियां भी कम मिलेंगी। इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ ये बात अवश्य जान लें कि मिर्च में नमी की आर्द्रता हमेशा बनी रहनी चाहिए। नमी की कमी होने से फूल की मात्रा कम हो जाएगी, फ्रूटिंग भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए किसान भाई नमी की आवश्यकता अनुसार मात्रा बनाए रखें। गर्मी के दिनों पे 5 से 6 दिन के अंतर पर सिंचाई करें और ठंडी का समय अगर मिर्च के लिए हो तो 10 से 15 दिन के अंतर पे सिंचाई करना चाहिए। मिर्च की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए इसमें पोषक तत्वों का व्यवहार करना जरूरी होता है। वैसे तो पोषक तत्व का व्यवहार मिट्टी की जांच और प्रभेद के अनुसार करना चाहिए, लेकिन यदि आपने मिट्टी की जांच नहीं करवाई है तो इसमें उर्वरकों का प्रयोग कब और कैसे करना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले किसान भाई इस बात का ध्यान देंगे कि मिर्च की जो खेती होती है वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति एवं खाद की मात्रा को देखते हुए कार्य करना चाहिए। जैसे खेत की तैयारी करते समय 50 से 98 कुंटल गोबर की सड़ी खाद और 40 से 50 किलो नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट से, पोटास 98 से 110 केजी म्यूरेट ऑफ पोटास से, और फास्फोरस की जो मात्रा होती है उसे सुपर फास्फेट से 50 से 110 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। गोबर की जो सड़ी खाद हमने बताया उसको खेत की रोपाई के 1 महीने पूर्व यानी 30 दिन पहले ही खेत में मिला देते हैं।
और साथ में नाइट्रोजन की आधी मात्रा बचा लेते हैं। बाकी फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा खेत में मिला के उसको अच्छी से तैयार कर लेते हैं। जो रोपाई हो जाती है तो 30 से 40 दिन बाद नाइट्रोजन की जो शेष मात्रा बचती है उसको मिर्च की खेती जब करते हैं तो फूल आता है और मिट्टी चढ़ाते समय दे देते हैं। इससे क्या होता है कि उसकी फ्लावरिंग अच्छी होती है। जब फ्लावरिंग अच्छी होगी तो फ्रूटिंग भी अच्छी होगी और किसान को अत्यधिक आय प्राप्त हो सकती है मिर्च की फसल बेच के। मिर्ची की फसल जब बढ़वार अवस्था पर होती है तब इस पर कई प्रकार के रस चूसक कीट जैसे थ्रिप्स, माहू, सफेद मक्खी आदि का प्रकोप अधिक हो जाता है और ये कीट पौधों के कोमल भागों का रस चूसकर उन्हें हानि पहुंचाते हैं। साथ ही वायरस जनित पर्ण कुंचन जैसे रोग को एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैलाने का कार्य भी करते हैं और इसीलिए इनकी रोकथाम बेहद जरूरी है। इन कीटों की रोकथाम हेतु कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। साथ ही खेत में जगह जगह पर पीले चिपचिपे प्रपंच को लगाना चाहिए और इतना करने के बाद भी यदि कीटों का प्रकोप कम ना हो तब इम्डाक्लोपिड 1 मिलीमीटर दवा का प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाई जायद मक्के की खेती किए हुए हैं उससे भरपूर उपज लेने के लिए खड़ी फसल में समसामयिक कार्यों को करना जरूरी नहीं तो नमी की कमी और उर्वरकों के अभाव में पौधे कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से मक्के की फसल से कम उपज मिलती है। तो किसान भाइयों, जायद मक्के की फसल में इस समय कौन कौन से कार्यों को करना है, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. सिंह। किसान भाइयों, मक्के में सभी उन्नत तकनीकों पर चर्चा करते हुए यहाँ पर यह बताना जरूरी हो जाता है कि 2 बिंदुओं पर आपको प्रमुख ध्यान देना है। पहला ये कि मक्के में, वो भी खास करके ग्रीष्मकालीन मक्के में वाइट बड यानी सफ़ेद पत्ती का रोग होता है जो जिंक की कमी से होता है और यह प्रायः उन क्षेत्रों में भी देखा जाता है जहाँ की मिट्टी दोमट से लेकर बलुई दोमट तक होती हैं। तो आप इसकी कमी को दूर करने के लिए आपको 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर मिट्टी में मिला देना चाहिए। लेकिन यह ध्यान रहे कि इसका प्रयोग डीएपी या फास्फोरस के साथ नहीं करना चाहिए। किसी भी फसल में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का प्रयोग ही किसान भाई ज्यादा करते हैं, जबकि आजकल मिट्टी में विभिन्न सूक्ष्म तत्वों की कमी देखी जाती है। इसलिए किसी भी फसल की बुआई से पहले मिट्टी की जांच जरूर करा लें। जहां तक मक्का की बात है तो इस फसल में अधिक पोषक तत्वों को देने की जरूरत होती है। यदि खड़ी फसल में जिंक की कमी हो तो क्या करें? तो इसको कई बार हम पहले जो टॉप ड्रेसिंग होती है कि हम मक्के के पेड़ के पास यूरिया और उसमें जिंक मिला करके तुरंत जो है दे दिया जाता है, तो जिससे ये हर पौधे को यह मिल जाता है। लेकिन हम यह देखते हैं ग्रीष्मकालीन मक्के में कि हर भुट्टे में दाने की सेटिंग नहीं होती है, जिससे किसानों के लिए चिंता का विषय ये बन जाता है कि अच्छी फसल होते हुए, अच्छा प्रबंधन होते हुए, सब लागत लगते हुए हम मक्के में दाना नहीं पाते हैं, जिससे उसकी मार्केट में कोई कीमत नहीं रहती है, कोई उसका खरीदार नहीं होता है। तो यहाँ पर तापमान उसका एक कारण होता है, जिसकी वजह से हम हर भुट्टे में दाना नहीं पाते हैं, क्योंकि मक्का एक ऐसा पौधा है जिसमें नर और मादा दोनों 2 हिस्से में पाए जाते हैं एक ही पेड़ पर। तो हमेशा इसमें पर परागण से ही
परिसेचन की क्रिया या निषेचन की क्रिया या उसको पॉलिनेशन कहते हैं वो होता है। तो इसमें जो ऊपर का मंजरी होता है, टसल जिसको बोलते हैं, वो नर हिस्सा होता है, वहाँ पर नर के पॉलन होते हैं, और नीचे जो है भुट्टा होता है जो बाद में निकलता है, और उसमें आप देखते हैं कि उसके मुंह पर रेशेदार संरचना होती है, रेशा होता है सिल्क जैसा। तो वो परागकण उस पर गिरता है और उस रेशे के माध्यम से वो उसके अंदर जाता है, जहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया पूरी होती है और दाना की सेटिंग शुरू हो जाती है। इस बीच में अगर परागकण तेज गर्मी के कारण या तापमान की अधिकता के कारण अगर वह सूख जाता है तो फिर यह प्रक्रिया अधूरी हो जाती है। तो यहाँ पर तापमान चूंकि हमारे नियंत्रण में उतना नहीं है, लेकिन हम पौधे के जो पास इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, उसको हम कुछ हद तक मैनेज कर सकते हैं, कुछ हद तक हम उसको अपने फसल के उपयोग में ला सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये करना है कि जब नर की मंजरी निकले, टसल निकल जाए और बाद में भुट्टा निकले और सिल्क जब तक रहे, तो तब तक हमें खेत में नमी की कमी नहीं होने देना चाहिए। औसत नमी या नमी खेत में आवश्यक होना चाहिए। और जब औसत तापमान 35-36 डिग्री से ऊपर जाने लगता है तो यह समस्या खास करके मक्के में आने लगती है। तो यहाँ पर हम पुनः इस पे बल देना चाहेंगे कि इस दौरान किसान भाई अपने खेत में पर्याप्त नमी बना के रखें, जिससे जो परागकण है वह सूखने ना पाए, मरने ना पाए, और वह अच्छी तरह से हर भुट्टे पे पड़े। और निषेचन प्रक्रिया जो ही पूरी होती है, हर लाइन में आपको दाना मिलेगा और साथ ही साथ उसकी उपज भी बढ़ेगी, मार्केट में उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी, और आप जो है इससे 2 गुना लाभ पा सकते हैं। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आप किसान भाइयों से चाहूँगा कि कुछ बातों पर गौर किया जाए। तो जायद मक्का या ग्रीष्मकालीन मक्का 1 हेक्टेयर में अगर पौधों की उचित संख्या देखी जाए तो 70 से 75 हजार 80 हजार के आसपास पौधे जो है हमें मिलते हैं। और एक मक्के पर अगर हमें औसत 1.5 भुट्टा मिले तो हम लाख रुपए से ज़्यादा उसमें 1 हेक्टेयर में आमदनी कर सकते हैं। तो इस लिहाज से अगर हम 20,000 25,000 लागत भी निकाल दें तो हम लाख रुपए के आसपास इस खाली मौसम में आमदनी मक्के से कर सकते हैं। जो हमारे आगे आने वाली जो खेती की मौसम है, जैसे खरीफ है, रबी है, उसके तैयारी के लिए, उसके पूरे खर्च के लिए पैसा हम यहीं पर निकाल सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। कृषि के जोखिम को कम करने के लिए आज किसान खेती के साथ साथ अन्य कृषि सह व्यवसायों को भी करने लगे हैं, और इन्हीं कृषि सह व्यवसायों में से एक है भेड़ पालन। भेड़ पालन कम समय कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। तो यदि आप भी भेड़ पालन करना चाहते हैं तो किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस पर अपने सुझाव दे रहे हैं जिला कटिहार के पशु चिकित्सक डॉक्टर प्रेमचंद। सर्वप्रथम आपको ये बताएंगे कि भेड़ पालन करने से पहले आप कुछ सावधानियां बरतेंगे जिससे आपको कोई भी आर्थिक क्षति उठानी नहीं पड़ेगी। भेड़ पालन करने से पहले आप ये देखें कि आपको रखने का जगह कैसा है या फिर आपके आसपास वातावरण कैसा है, क्योंकि यह एक गर्म प्रदेश में रहने वाला जीव नहीं है। हमारे यहाँ सामान्यतः टेम्परेचर नॉर्मल यानी सामान्य लगभग 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तापक्रम पर ऐसे बाल वाले जानवरों को रखने से पहले आप लोगों को सावधानियां बरतनी पड़ेगी, जैसे कि आप रखने के जगह को
ऐसा बनाएं जिससे हवादार हो, ज़्यादा गर्मी पड़ने पर उसे हवा लगे। भेड़ों के आवास की नियमित सुबह और शाम के वक्त साफ सफाई करनी चाहिए ताकि गंदगी से फैलने वाले रोगों से भेड़ों को बचाया जा सके और इनकी शारीरिक वृद्धि और विकास ठीक ढंग से हो। एक बात अहम और है जो आप ध्यान रखेंगे, जो भी भेड़ पाल रहे हैं, चाहे वो अपने यहाँ की भेड़ हो जिसको इंडिजिनस कहते हैं या फिर एक्जोटिक ब्रीड का भेड़ हो। अपने प्रदेश के लिए भेड़ों की विभिन्न नस्ल हैं, जिनमें देशी नस्लों के तहत मालपुरा, मुजफ्फरनगरी, नेल्लौर, मद्रास रेड, जालौनी प्रमुख हैं। विदेशी नस्लों में रेम्बुले रोसेट, कोरेटेल प्रमुख हैं। और आइए आप जानते हैं इनके पालन के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ की भेड़ जो हमारे भारत में पाया जाता है, वह भेड़ साल भर में आधा किलो से लेकर के 1 किलो ऊन का यानी कि ऊन का उत्पादन करता है। लेकिन विदेशी जाति का जो नस्ल हैं वो सामान्यतः 1 किलो से 5 किलो तक ऊन का उत्पादन कर सकता है। लेकिन हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि जो भेड़ यहाँ हमारे यहाँ की है, ऐसे भेड़ों को पालने में आपको कठिनाई ज़्यादा नहीं होगी और हम ये सलाह देंगे आप यहाँ की जाति का भेड़ का पालन करें, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी बात, आमतौर पर भेड़ का गर्भकाल यानी कि गेस्टेशन पीरियड 150 दिन के लगभग होता है और उसके बाद बच्चा होने के बाद 2 से ढाई महीने तक भेड़ का बच्चा दूध पीता है और उसके बाद 3 महीने से 4 महीने तक उसे कंप्लीट रेस्ट रखना पड़ेगा। अतः इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए यही निष्कर्ष निकलता है कि कम से कम 1 साल का 2 बच्चे के बीच में गैप होना चाहिए, जिससे आपके भेड़ का स्वास्थ्य सही रहेगा। इसमें एक अहम बात और है कि आप अपने भेड़ का खान पान पर ज़रूर ध्यान देंगे। खान पान में खनिज लवण, मिनरल, विटामिन या अनाज जिसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उसे 250 से 300 ग्राम प्रतिदिन की मात्रा से प्रति भेड़ के हिसाब से आप देंगे, तो आपके भेड़ के शरीर का स्वास्थ्य सही रहेगा और आगे कोई परेशानी नहीं होगी। भेड़ों के आहार में दाने व खनिज लवण का समावेश करना होता है, अतः इनके संतुलित राशन में प्रयोग किए जाने वाले अवयवों की मात्रा इस प्रकार है। अगर आपके झुंड में कोई भी बीमारी फैलती है, चाहे वो एचएस हो या बीकी हो या फिर एफएमडी हो, यह एक बहुत जानलेवा बीमारी है और इसमें अधिकतर भेड़ की जानें जा सकती हैं, बीमार हो सकती हैं और एक भेड़ से दूसरे भेड़ में ये बीमारियां फैल सकती हैं। अतः किसान बंधु, बीमारी ना हो इसके लिए आप टीकाकरण अवश्य कराएंगे, क्योंकि ये बचाव का एक बहुत अच्छा सरल रास्ता है। किसान बंधु, ऐसे समय में जबकि आपका भेड़ लगे कोई तरह की परेशानी हो या पालन करना चाहते हैं, तो आप नज़दीक से के किसी पशु चिकित्सक या पशु चिकित्सालय से संपर्क करेंगे, जिससे ऐसी समस्या का समाधान हो सकता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव आदमापुर, जिला सीवान के वीरभद्र सिंह ने। आपने सूखे भूसे को यूरिया द्वारा उपचारित करने की विधि के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। चूँकि अभी हमारे किसान भाई धान का उपज प्राप्त कर चुके हैं और उनके पास प्रचुर मात्रा में पुआल है और वो पुआल जो होता है किसान भाई अपना पशुओं के चारे के रूप में उपयोग करते हैं। लेकिन मैं एक बात किसान भाइयों को बतलाना चाहूँगा कि जो आप पुआल जो अपने जानवरों को खिलाते हैं उसमें जो पौष्टिकता रहती है वो बहुत ही कम रहती है, जिससे कि हमारे जानवरों का सिर्फ पेट भरता है लेकिन उससे पौष्टिक चीज़ उनको कुछ नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर एक उपचार यूरिया से अगर वैसे पुआल का हम उपचार कर देंगे तो वैसे जो पुआल होते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा 3 से 4% तक हो जाती है। साथ ही साथ जानवरों को कैल्शियम और फास्फोरस की भी उपलब्धता बढ़ जाती है। यूरिया उपचारित चारे को पशु बड़े चाव से खाते हैं, अधिक पचाते हैं तथा प्रोटीन अंश भी बढ़कर 7.5 से 8% हो जाता है।
इस प्रकार उपचारित सूखे चारे से अनुपचारित चारे की अपेक्षा 60 से 70% अधिक पोषक तत्व प्राप्त होता है, जो देशी गाय एवं भैंसों की ओसरों में अनुरक्षण आवश्यकता पूर्ति के अतिरिक्त 150 से 200 ग्राम प्रतिदिन देह भार वृद्धि करता है तथा दुधारू गाय भैंस में 4 से 6 किलोग्राम दूध बिना खल्ली दाना खिलाए प्राप्त किया जा सकता है। अब मैं इसका विधि बतलाऊंगा जो कि बहुत ही आसान विधि है। 100 किलो पुआल हमारे किसान भाइयों को ले लेना है, उसको एक पॉलीथीन के ऊपर उसको बिछा देना है। उसके बाद उसमें 4 किलो यूरिया का आप 50 लीटर पानी में घोल बना लीजिए अच्छे तरीके से, और उस घोल को उस पुआल में अच्छे तरीके से छिड़काव कर दीजिए। और उसके बाद उसमें 3-4 बार पैर से आप लोग उसमें चढ़ जाइए, जिससे कि वो जो घोल है वो अच्छे तरीके से उस पुआल पे मिल जाए। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो उसी तरह से आपको वो ढेर को धीरे धीरे बढ़ाना है, मतलब फिर 100 किलो उसमें आप पुआल डाल दीजिए और 4 किलो यूरिया और 50 लीटर पानी का घोल बना के उसमें छिड़काव कर दीजिए। इस तरीके से आप एक ढेर बना लीजिए और उस ढेर को आपको प्लास्टिक से अच्छी तरह से ढक देना है। ये सुनिश्चित कर लेना है कि उसमें हवा अंदर ना जा सके, और उसको 21 दिन आपको इसी तरीके से रखना है। 21 दिन तक उसमें रखने से जो यूरिया होता है उसमें केमिकल रिएक्शन पुआल के साथ करता है और उसको वो ज़्यादा पौष्टिक बना देता है। 21 दिन के बाद आप उस पुआल को बाहर निकाल सकते हैं। उस पुआल को निकालने के बाद उसको आप हवा में थोड़ा देर सुखा लीजिए। होता क्या है कि यूरिया का टूटने से उसमें अमोनिया गैस बन जाता है, और अमोनिया के जो महक होता है उसके वजह से पशु उसको खाता नहीं है। और उसको अगर आप 15-20 मिनट हवा में सुखा लीजिएगा तो वो गंध उसमें ख़त्म हो जाता है और पशु उसको आसानी से खा सकता है। सावधानियां। उपचार हेतु स्वच्छ पानी का प्रयोग करें। आवश्यकता अनुसार उतने ही पुआल का उपचारण करें जो 4 से 6 सप्ताह के लिए आवश्यक है। अब इस पुआल को ध्यान देने वाली योग्य बात है खिलाने में कुछ, कि सबसे पहले तो जितना मात्रा में आप पहले खिलाते थे पशु को उतना ही मात्रा में इस पुआल को खिलाना है। ऐसा नहीं कि इसको बहुत अधिक मात्रा में अपने पशु को नहीं देना है, नहीं तो इससे यूरिया टॉक्सिसिटी या यूरिया का पॉइजन भी जानवरों में हो सकता है। साथ ही साथ 7 से 8 महीने के जो गर्भवती पशु वैसे पशुओं को आप ये उपचारित पुआल को नहीं खिलाना है, और 6 महीने से जो छोटे बच्चे होते हैं वैसे ही पशुओं को आप उपचारित पुआल नहीं खिलाइएगा। ये सब, और जितने पशु उसको आप ये उपचारित पुआल खिला सकते हैं। उपचारित पुआल खिलाने से पशुओं का दूध उत्पादन में तो बढ़ोतरी होती ही है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मार्च के महीने में आम के बागों में किए जाने वाले जरूरी कार्य। पॉली हाउस में छरबेरा की फूल की खेती कर अच्छी आमदनी ले रहे किसान की कहानी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है anndatavihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।